जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को एकदम शानदार अंदाज में लेकर चल रहे होंगे। शानदार अंदाज से मेरा अर्थ है कि तैयारी के हर एक अंग को आप साथ में लेकर चल रहे होंगे। अंग से क्या तात्पर्य है? सबसे ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट क्लास को बहुत अच्छे से समझें, उसका सोने से पहले रिवीजन करें। साथ ही आप हर संडे जितना आपने पढ़ा है सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करें। मॉक टेस्ट लगाने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब पर चल रहे हैं वो आपको दिखाते हैं कि कहाँ से किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो इन सारी चीज़ों को जरूर आपको लेकर चलना है। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसका आप सभी लोग आंसर करेंगे कल के पढ़े हुए में से। तब तक मैं आपसे बातें करता रहूँगा। तो कल की क्लास में से आप मुझे ये बताइए कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक मत बताना, हिंट दे रहा हूं, जूल नहीं होता, एसआई मात्रक होता है जूल। आपको बतानी है कार्य की सीजीएस यूनिट। जूल तो एसआई होती है, ठीक है? मुझे बता दो, बहुत सारे बच्चे गलती करते, मैंने आपको पहले ही बचा लिया। तो अभी हमारे साथ शोएब मलिक हैं, गुड इवनिंग जी। रवि हैं, माधुरी अमित हैं, सत्यम है, छोटेलाल संतन है, अमर एसएससी, जीडी हैं, नारायण है। वेरी गुड इवनिंग। क्या जैकेट है सर, वाह। अभी मैंने आपको हरीश भैया की जैकेट दिखा दी ना, बिल्कुल वाह कर दोगे। तो किट्टू मीना ने वही काम कर दिया, जूल। पवन भैया ने जूल आंसर कर दिया। हरीश भैया समेत मैं भी इनके लिए ताली बजा रहा हूँ। अबे भाई मना कर रहा हूँ यार, ऐसा यूनिट होती है जूल, ऐसा यूनिट। आपसे पूछी जा रही है सीजीएस यूनिट क्या होती है। फिजिक्स आपका भाई तकरीबन फिजिक्स आपका तकरीबन हो जाएगी, कितनी तारीख है आज? 20। इस वीक में हम कोशिश करेंगे, इस वीक में आपकी फिजिक्स हो जाएगी, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। कैलरी, मोहम्मद मुर्तजा और संदीप अनिल, सभी का एकदम बढ़िया आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोग तुक्का मार रहे हैं, न्यूटन कह रहे हैं, न्यूटन मीटर कह रहे हैं, जबकि मैंने लिखवाया था सीजीएस यूनिट। बहुत सारे बच्चों की, वैसे 95% जवानों का बिल्कुल सही जवाब है, बहन भाइयों का अर्घ। वेरी गुड। तो सीजीएस यूनिट जो होती है, कार्य का सीजीएस मात्रक जो है, ये आपका अर्घ होता है। शायद मैंने बताया तो जरूर होगा। कार्य के बारे में सारी बातें उसी दिन कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है? ऊपर करना एक बार। क्या कह रहे हैं कि सर सर इंडिया फिर से वर्ल्ड कप हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, क्या करें? डिमोटिवेट हो रहा है। पूनम चंद जाट जी, अगर आपको वाकई ये बिल्कुल आपके लिए डिमोटिवेशन की बात है, फिर आप एक काम करिए कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाइए और इस बार आप कप्तान बनिए, और ऑस्ट्रेलिया में जाके फिर से एक बार उन्हें चुनौती दे दीजिए कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ और तुम्हें अब की बार मेरे साथ मैच खेलना होगा। अरे भाई, डिमोटिवेशन का क्या मतलब है इसमें? हार जीत, ये दुनिया का, हार जीत जिंदगी का एक हिस्सा है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम जीत की अपेक्षा रखते हैं तो हमें हारने के लिए भी तैयार होना चाहिए। वास्तव में मनुष्य एक वही सफल है कि जो जीतने की अपेक्षा तो रखता है, भरपूर जोर भी लगाता है, और इंडिया टीम ने जोर भी खूब लगाए, उसमें उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन हार भी एक हार को भी हमें हंसते खेलते स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो कार्य की कहानी उस दिन खत्म हो चुकी थी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं चैप्टर का नाम था कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसमें अगला मुद्दा जो आता है, ये आता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है? चलिए, आज मैं आपको लास्ट में ना इस टॉपिक से रिलेटेड, एक जो भैया कह रहे थे कि इंडिया टीम हार गई, हमें डिमोटिवेशन हो रहा है, मैं आपको एक बात बताऊंगा। लेकिन अभी पहले बात करते हैं। एफपीएस यूनिट कभी नहीं पूछी जाती है त्रिभुवन जी, एफपीएस कभी भी नहीं पूछी जाती है, ठीक है? चलो, तो चलते हैं ऊर्जा की तरफ, एनर्जी की तरफ। अब देखिए ऊर्जा क्या होती है। तो ऐसे समझिए, आप इन दोनों मोहतरमाओं को देखिए। इनको देखकर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी मोहतरमा अभी आगे कार्य और कर सकती हैं, तो आप कहेंगे कि भैया इन्हें देख के तो लग रहा है कि ये तो अभी नींद में आ गई, ये कार्य नहीं कर पाएंगी, और ये कार्य कर लेंगी, ठीक है? अब मैं पूछूं आपसे कि एनर्जी किस में है, एनर्जेटिक कौन है, ऊर्जावान अभी आपको कौन नजर आती हैं?
तो शायद ही हर एक मेरा प्यारा सा बहन भाई ये कहेगा कि इनमें कोई ऊर्जा नहीं है, जबकि इनमें अच्छी खासी ऊर्जा दिख रही है। बस इतनी सी ही बात है कि अगर आप अभी और कार्य कर सकते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा है। आप हो या कोई भी मशीन हो, कोई भी हो, अगर वो कार्य कर सकती है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है। तो कार्य को करने की क्षमता जो होती है, वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। याद रखेंगे कि यहाँ केवल क्षमता है, दर शब्द नहीं है। यहाँ एबिलिटी वर्ड है, रेट वर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ कौन सा वर्ड है? एबिलिटी वर्ड है। इस बात को आप भली भांति याद रखेंगे। अच्छा जी, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो आपकी बाइक है, अगर मैं बाइक में पेट्रोल ना डालूं, यानी कि उसको ऊर्जा ही ना दूं, तो क्या वो चल सकती है? भाई चलना क्या है, एक कार्य है, तो शायद वो कभी भी नहीं चलेगी। जैसे कि मान लो आप ही हैं, अगर आप एनर्जी ना हो आपकी बॉडी में, खाना ना खाएं आप, खाने से एनर्जी ना लें, तो शायद आप कभी भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य करने की क्षमता को, अगर कोई वस्तु कार्य कर सकती है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर ऊर्जा है, ये ऊर्जा को समेटे हुए बैठी है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि बगैर किसी बदलाव के सीधा सीधा ऊर्जा से ही हमें कार्य मिलता है। आप देखें, किसी भी स्थिति में आप देखें, मनुष्य के केस में देखें, बाइक के केस में देखें, हमेशा हमें ऊर्जा की मदद से हम कार्य कर पाते हैं। तो जैसा मात्रक ऊर्जा का है वही मात्रक कार्य का है। तो याद रखना कि जो मात्रक ऊर्जा का है वही मात्रक कार्य का है, और कार्य भी एक अदिश राशि थी, स्केलर क्वांटिटी थी, और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। पहले आप इसको नोट कर लिए। एबिलिटी टू डू वर्क, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, इतने तो आप समझदार हैं। इसको नोट करिए, पहले फोटो मत बनाने लग जाना, कहीं लड़के लोग ज्यादा फोटो बनाने लग जाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, सही है। चलो, अब देखिए कि एक बच्चा कह रहा है कि भैया ये कौन सी ऊर्जा का मात्रक है, जूल। एक बच्चा कह रहा है भैया कौन सी ऊर्जा का मात्रक है, जूल। मैं कहूंगा जितनी सारी ऊर्जाएं तुम सोच सकते हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो कोई सी भी कैसी भी ऊर्जा हो, उसमें ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो, सब का मात्रक जूल होता है। इस चीज को सेट कर लीजिए, बिल्कुल इस चीज को अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप देखें कितने तरह की ऊर्जाएं होती हैं, कितने तरह की एनर्जी होती हैं, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे तरह की एनर्जी होती हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, आपने कभी सुनी भी होंगी, इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। बाकी ये जो सारी एनर्जी हैं, ये भी ऊर्जा ही हैं, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जैसे नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है भाई, जो यूरेनियम वगैरह से मिलती है, जिससे हम बिजली बनाते हैं। सोलर एनर्जी क्या होती है, सौर ऊर्जा। आपने देखा होगा कि सूर्य की ऊर्जा को प्लेट लगा के कैसे यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, आपने देखा होगा उसमें ऊर्जा हीट से मिलने वाली ऊर्जा। तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, बस मैं बता रहा हूं आपको कि इतने तरह की ऊर्जाएं होती हैं, इनसे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न केवल यहां से बनता है ऊर्जा के मामले में। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। वाह गुरु जी, लव यू, आप पढ़ाते रहिए, मैं वर्क बाद में करता हूँ। अवधेश उर्मिला, शिव कुमार यादव, बहुत सारा आभार आपका। जूल है क्या? जूल एक साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पर उन्होंने, देखो, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, तो उनके नाम पर ही हम इनका मात्रक रखते हैं। सर आप जो पढ़ाते हैं वो याद रह जाता है, बहुत बढ़िया। सही है भाई। तो हमें पढ़ना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले देखेंगे गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को। हरीश भाई तुम एक कप चाय पिलाओ यार, गला थोड़ा ठीक होगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये आज अपना आवाज़ थोड़ी सी कम ही रखूंगा मैं, थोड़ा गला भी ख़राब है, आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बस आपकी क्लास के लिए, ये मान लो सुबह की क्लास तो नहीं ली गई, आपकी क्लास के लिए मुश्किल से दवाई ववाई लेके गर्म गर्म पानी के गार्गल्स करके खुद को तैयार किया है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। ठीक, बहुत सारा प्यार भाई, सभी को बहुत सारा प्यार आ रहा है बच्चों का। नवीन है, रिया शर्मा, महेश हैं, राज हैं, बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड। अरफात अली, बहुत बढ़िया। छोटू, बहुत सारा प्यार, आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं। चलिए जी, तो
काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे और गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है समझिए, लिखने के लिए समय मिल जाएगा। जो इसमें शब्द छिपा हुआ है गति, यानी कि काइनेटिक का मतलब ही क्या होता है, गति। तो अगर कोई मूविंग चीज ऐसी है जो हमारे लिए कुछ कर सकती है, या सिर्फ इतना समझो हमारे लिए करना छोड़ो, आप ये समझो कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, भाई इसी को तो वर्क कहते हैं। तो कोई भी अगर मूविंग चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कोई चलती फिरती हुई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही हम कार्य कह देते हैं। तो गति की वजह से किसी वस्तु में जो कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गति की वजह से किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप नोट करते रहिए। एग्जाम्पल आप क्या देखेंगे, जैसे कि उड़ता हुआ हवाई जहाज, फ्लाइंग एरोप्लेन, एयरप्लेन या एरोप्लेन बोलिए, उड़ता हुआ हवाई जहाज भाई गति में है, बहुत ही आसान है। जो भी वस्तु गति में है गतिज ऊर्जा। जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हैं बहुत तेजी से, कार चल रही है, मान लो पवन चक्की घूम रही है, पवन चक्की ऐसे घूम रही है, यूं। पवन चक्की जानते हैं ना, विंड मिल। आपके यहाँ तो ज्यादा नहीं है, डेनमार्क वगैरह में ज्यादा है। और जैसे आप मान लो दौड़ रहे हैं ऐसे मान लो, या स्केट बोर्ड पे स्केटिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ भी चलने वाली वस्तु है। और जैसे आपने एक फुटबॉल मारी, यूं, आप रोनाल्डो बने थोड़ी देर के लिए, घर के किसी बर्तन में मार दिया आपने, माता जी ने आपको रोनाल्डो बना दिया। तो जब आप घर के किसी बर्तन में किक करते हैं और बर्तन यूं करके जाता है, तो हर एक ऐसी वस्तु जो चल रही है उसके पास क्षमता है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। तो मतलब देखो, हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई वस्तु कार्य कर सकती है तो उसे ही ऊर्जा कहते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं उसके पास क्षमता है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, यानी कि वो कार्य कर सकती है। तो कोई भी गतिमान वस्तु एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रही है तो वो कार्य कर रही है, अर्थात उसके पास गतिज ऊर्जा है। ठीक है, चलिए आपको क्लियर है, एक बार बताइए। सभी लोग नोट करेंगे, नोट हो जाए तो कृपया थम्स अप करेंगे। आज भाई गाने सुनाने लायक मेरा गला बिल्कुल नहीं है। एक तो मेरी आवाज़ वैसे ही इतनी बेकार है, आज तो और ये मान लो गाना गाया तो स्टूडियो के बाहर दो चार गधे और इकट्ठे हो जाएंगे, आज हाँ करके आवाज़ निकलेगी। देख नहीं रहे हो तुम, आवाज़ बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल गौरव कुमार। आप अब चाहे जो एग्जाम्पल सोच लें, बहता हुआ पानी, वेरी गुड, आप कुछ भी सोच लें, चलती हुई हर एक वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। निशा रानी जी, वर्क की ऐसा यूनिट जूल है, सीजीएस यूनिट अर्ग है। सर बार बार पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है, क्या करूं, बार बार पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है। देखो, जिनका फोकस नहीं बन पाता है, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ है कि आप पढ़ने बैठे और 3 मिनट आपने पढ़ा, फिर अपने आप ही आप कुछ कुछ विचारों में डूब गए, ऐसा होता है। और फिर आप 10 मिनट तक उन्हीं बातों को सोचते हैं, फिर आपको लगेगा यार मैं तो पढ़ रहा था, मैं कहाँ खो गया। ऐसा करने के लिए दो चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं इस वजह से आपको, और मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की है, इलेक्शंस भी लिए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो मुझे इफेक्टिव लगी। रात का खाना बहुत हल्का खाइए और कोशिश करिए 7 बजे के आसपास खाना खा लो, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपका जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स रहे। या फिर अगर आप हल्का खाना, बहुत हल्का खाना लें, भूख से भी आधा ही खाना लें, दूध वगैरह पी लें, गाँव से सब बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। सुबह आप उठ के देखें, आपका फोकस अच्छा रहेगा। सुबह उठकर थोड़ा जल्दी उठ जाइए 6 बजे, और अगर आप मेडिटेशन कर सकें, मेडिटेशन का मतलब ध्यान जो होता है, ध्यान करने के तरीके आप यूट्यूब वगैरह पे देख लीजिए। अगर आप 10 मिनट पर डे ध्यान करेंगे, मैं वादा करता हूँ कि बहुत अच्छा आपका फोकस हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त फोकस हो जाएगा आपका। मतलब आपका कहीं भी ध्यान भटकेगा ही नहीं, कैसे भी नहीं भटकेगा। वो चीज़ ज़रूर करिए, आप मेडिटेशन ज़रूर करिए और रात को हल्का खाना लीजिएगा। और ज़्यादा मसाले वसाले वाली चीज़ें मत खाइए। स्टूडेंट के लिए मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ पेट उट के लिए, ये थोड़ा दिमाग के लिए भी, मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं आप, आपका दिमाग जाएगा ही जाएगा। तीसरी चीज़ है, आपका मन जैसे मान लो कुछ करने का है, लेकिन आप ज़बरदस्ती पढ़ाई पे बैठ रहे हो, तो फिर मत बैठो, पहले उस काम को कर लो, ना तो आपका मन हमेशा पढ़ाई पे लगा रहेगा। चौथी चीज़ है कि आप जो भी पाना चाहते हैं, मैंने बहुत प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कि आप जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं, एक छोटी सी डायरी लिखिए, पर्सनल डायरी बनाइए और आप उनको लिख लीजिए, है ना। आप उनको लिख लीजिए कि मुझे ये पाना है, और बार बार मतलब उस चीज़ को दोहराते रहिए, अपने दिमाग में रखिए। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं ना, उसको अपने खून में उतारिए, नस नस में उतारिए। इसका मतलब है आप बार बार उसको रिकॉल करिए, आपको हमेशा याद रहेगी।
और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो अपने माँ बाप की फोटो सामने लगा लो, बात खत्म, तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। अपने आर्थिक स्थितियों की फोटो खींच लो, फोटो लगा लो, तुम्हारा ध्यान न जाए कहीं भी, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गई गतिज ऊर्जा। अब बात आती है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा का सूत्र यानी कि फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखिए क्या फॉर्मूला रहता है काइनेटिक एनर्जी का। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक बॉल है, इसका मास है m। ये एक बॉल है जिसका मास है, जिसका द्रव्यमान है m, मान लो होगा कोई 2 किलो 3 किलो, और ये किसी वेलोसिटी से चल रही है। ये किसी वेलोसिटी यानी कि वेग v से चल रही है, मीटर पर सेकंड में होगा। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे दिखाते हैं, वो होगी 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग, और v का क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है। v का क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है। 1/2 mv², 1/2 mv², ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्वेश्चन वैसे तो बनता नहीं है आपके स्तर पे, बस इतना ही बनेगा कि इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी का एक सूत्र है। बाकी अगर क्वेश्चन बना तो देखिए कैसा बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि किसी वस्तु की गति 2 गुनी करने पर, किसी वस्तु की गति 2 गुनी करने पर, किसी वस्तु की वेलोसिटी 2 टाइम्स करने पर, किसी बॉडी की वेलोसिटी 2 टाइम्स करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी। तो आप कहोगे कि देखो, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए ध्यान से सुनना, केवल उसी चीज के साथ आप छेड़छाड़ करना फॉर्मूले में जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे हमें गति दी हुई है तो बाकी सारी चीजों को भूल जाना। दिल में वैसे बड़ा दर्द होता है भूलने में, सभी को, इसको भी। तुम कहोगे भैया 1/2 क्यों ना लियो, वो नहीं लेना है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर आप 1/2 दोनों केस में लेंगे तो वो कट जाएगा, इसलिए नहीं लेना है। बस आप इतना सोचो कि अगर गति 2 गुनी है तो हमें इसी को 2 गुना करना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी, ये यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। बस इतना आपको याद रखना है। अवधेश जी, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हो गई थी। 1960 में ये कल्पना की गई थी कि ठीक है हम एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाएंगे। सही है, तो क्वेश्चन आए तो ध्यान से देख लेना। अगर ये पूछे कि कब आई तो 1960 कहोगे, और कब लागू हुई तो 1971 कहोगे। सर पहले फिजिक्स से डरता था, फिजिक्स पढ़ने के बाद सब समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। छोटे ठाकुर, बहुत सारा आभार आपका, सभी बच्चों का बहुत सारा आभार। अवधेश जी आपको क्लियर होगा उम्मीद है, सही है। पवन ऊर्जा भी हो सकती है, बिल्कुल मोहम्मद फैजल, बिल्कुल आप सही हैं। तो ये हो गई आपकी गति। चलिए, ये हो गई गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को याद रखना बड़ा ही आसान है। थोड़ा सा समझने वाली जो चीज है वो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को आप समझिए। पहले उन बातों पे बात करेंगे जो आप रट के बैठ जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। आप क्या पढ़ते हैं कि चलती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा और रुकी हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा। अब प्रश्न आता है कि बताओ, एक जमीन पर रखे हुए रुके हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो तुम कह दोगे स्थितिज ऊर्जा होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आपको यह चेक करना होगा कि किसी वस्तु के पास ऊर्जा है भी या नहीं। ऊर्जा होने का कैसे पता लगे, आप ये देखो कि वो कार्य कर सकती है या नहीं, वर्क कर सकती है या नहीं। क्योंकि वर्क जो कर सकती है उसके पास एनर्जी है। वर्क करने का कैसे पता लगे, कोई वस्तु छोड़े जाने पर, मतलब जिस भी स्थिति में अभी वो है,
अगर उसको छोड़ दें तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? अगर हाँ, तो वो जिस स्थिति में है उसके पास फिर स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। जमीन पर रखा हुआ पत्थर है, तुम कस के पकड़ो, ओ पत्थर भैया कहीं मत जाओ, तुम वहां छोड़ दोगे, पत्थर कहेगा भाई साहब मैं तो वैसे भी कहीं ना जा रहा हूं। तुम पत्थर को छोड़ भी दोगे तब भी वो कहीं नहीं जाएगा। जमीन पर रखे हुए पत्थर के पास कोई ऊर्जा नहीं है भैया, वो चल नहीं रहा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं, गतिज ऊर्जा नहीं। रुका हुआ है लेकिन वो चल नहीं सकता छोड़े जाने पर, तो उसमें कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है। ये थोड़ा समझने का पॉइंट है। कैसे? जैसे मान लीजिए स्प्रिंग बांधी आपने यहां एक, स्प्रिंग को आपने ऐसे खींच लिया, कस के खींच लिया, अब स्प्रिंग रुकी हुई है, लेकिन तुम अगर छोड़ोगे तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इसका मतलब अभी खिंची हुई स्प्रिंग में कोई ऊर्जा है, और चूंकि ये रुकी हुई है और ऊर्जा है, तो रुकी हुई वस्तु में अगर ऊर्जा है तो वो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा होती है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा। तो ये इसकी स्थिति ही तो ऐसी है, खिंची हुई स्थिति, जो इसमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। इसकी स्ट्रेच्ड पोजीशन है जो इसमें एनर्जी इंपार्ट कर रही है, जो इसमें एनर्जी दे रही है। बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जरा बताइए आपको स्थितिज ऊर्जा समझ में आई? अब अगर मैं आपसे पूछूं खिंचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा है, तो आप कहोगे अगर मैं छोड़ूं, पहले ये चेक करो ऊर्जा है भी, तो छोड़ के देख लो। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाए तो हाँ भैया है, बट रुका हुआ है, रुका हुआ है, तो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा है। जल्दी से बताइए। तीसरी चीज, खिंची हुई गुलेल में कौन सी ऊर्जा है? कैटापुल जो होती है, गुलेल आपने देखी है, इस तरह से बंदर अंदर भगाने के लिए इस्तेमाल करते हो, सब में कैसी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। अगर आप एक पहाड़ी पर पत्थर ले जाकर रख दें और ऐसी जगह पर कि अगर जरा सा भी इसको इधर उधर हिलाओ डुलाओगे तो रूम नीचे आ जाएगा, तो जब ये नीचे नहीं आ रहा, रुका हुआ है, तो रुकी हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। आगे आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुनो, बांध के रुके हुए पानी में, तो बांध के पीछे पानी जमा रहता है, बहुत सारा, बहुत सारा पानी, ये डैम है, बांध है, इसके पीछे रुका रहता है। अगर रुका हुआ है तो क्या अगर हम इसे छोड़ें, बांध से निकालें, तो एकदम गति में आ जाएगा? तो बांध के रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा। अब सुनो, बड़ा दर्द होता है, आ भैया बांध में तो भैया स्थितिज ऊर्जा हो नहीं। हर एक वस्तु में दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, समझिए, हर एक वस्तु में दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं। स्प्रिंग ले लो, धनुष ले लो, कैटापुल ले लो, खिंची हुई हैं तो स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दोगे तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। आपने पढ़ा भी होगा कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। देख लो आपकी आंखों के सामने ऊर्जा काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक में बदल रही है, स्थितिज से गतिज में बदल रही है। बताइए जल्दी से। यहाँ पे आप देखो, ये बॉल है, स्थितिज ऊर्जा है, इधर उधर हिला दो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। बांध का रुका हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा है, अगर खोल दिया चलने लग गया गतिज, गतिज ऊर्जा बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। बताइए, अगर हम देखें एक पेड़ पर एक फल लटका हुआ है, फ्रूट लटका हुआ है, इतनी ऊंचाई पर लटका हुआ है, सेब लटका हुआ है, मान लो सेब अगर रुका हुआ है, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल, क्योंकि छोड़ दोगे तो तुरंत यहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बताइए क्लियर है? अगर फल, नारियल, प्रश्न आएगा कि नारियल पेड़ पर लटका हुआ है, तो भाई लटका हुआ है तो पहले ये देखो, अगर काटोगे नारियल को तो नीचे आ जाएगा? आ जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो एनर्जी है, ऊर्जा है। फिर रुका हुआ है तो कौन सी है? स्थितिज। वो अलग बात है कि बाद में सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जानी है। ठीक है, तो आप प्लीज नोट कर लीजिए। बाकी अब कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, सारे क्लास में कवर कराने संभव ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि वो वस्तु चल रही है या रुकी है, और रुकी में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पास एनर्जी भी है। जल्दी से सोचिए। चलती हुई साइकिल में गतिज ऊर्जा, सिंघम जी बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मेरा सब्जेक्ट बायो था, तो फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी है। रक्षा जी बहुत बढ़िया। आम है सर, भैया हमें तो सेब से लग रहे हैं यार, लाल कलर को आम कब से हो? ए भाई साहब, तुम्हारे गांव में लाल कलर के आम लगे हैं? एक बार सीन टू पे दिखाओ, हरीश ने लाल कलर का है, सीन टू नहीं है? अरे हरीश तू भी इसके जैसा ही है जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। रहने दो, सब गायब हो जाएगा। चलो, कोई बात नहीं।
सर लाइट जला लीजिए, आप नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, मुझे देख के क्या करना है। रहने दो। मुझे देख के क्या करना है, ये तो दिख रहा ना, इसे देखो बस तुम। फिर शाइनिंग बहुत हो जाती है, चमक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है भैया, अच्छे से समझाया है। ऐसे तो सब में ऊर्जा है, बिल्कुल भैया श्याम जी, ऊर्जा ना होती तो वस्तु खत्म है। खत्म है वस्तु अगर ऊर्जा ना हो। ठीक है जी, चलो। बहुत बढ़िया गोलू, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का प्यार आ रहा है, वेरी गुड। सही है जी। चलिए, अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है पीई, मतलब स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है m गुणा जी गुणा एच। m क्या होता है? मास। g क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। या ग्रेविटी समझिए, अभी आप गुरुत्व समझिए, ये आपको अगले चैप्टर में बेहतर समझ में आएगी। h क्या है? हाइट। हाइट का मतलब ऊंचाई, कि कोई वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, बस इतना याद रखो। यानी कि ये कितना पीछे खींचा है, ये कितना पीछे खींचा है, ये कितने ऊपर है, ये कितने ऊपर है, ये कितने ऊपर है। ये आपके यहाँ केवल फॉर्मूला पूछा जाएगा। आपके यहाँ केवल फॉर्मूला पूछा जाएगा कि बताइए पेड़ से लटके हुए फल में कौन सी ऊर्जा होगी। फॉर्मूला दे देगा mgh हाफ एम वी स्क्वायर के एक्स, या कुछ भी करके, तो आप समझ जाएंगे कि स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला mgh है। ठीक है, चलिए जी। आशा करूंगा कि सारी चीज़ें यहाँ तक आपको एकदम ज़बरदस्त शानदार तरीके से क्लियर होंगी। अगर हाँ तो थम्स अप करिए। और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा कौन सी राशि है, इसकी विमा क्या होती है, सब कुछ कार्य के जैसा है। मैं लिख देता हूँ, आप चाहें तो, कि कोई भी ऊर्जा हो, कैसी भी ऊर्जा हो, मैं लिख देता हूँ नोट डाल के, कि प्रत्येक ऊर्जा का, आपको याद तो भी रहेगा, कि प्रत्येक ऊर्जा यानी कि हर एक एनर्जी का मात्रक विमा कार्य जैसा होता है। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी, है ना। कार्य जैसा होता है। सही है। तो इसका जो मात्रक है, इसकी जो यूनिट है, और इसकी जो डायमेंशन है, वो सब किसके जैसी होती है? वर्क के जैसी होती है। सारी ऊर्जाओं की, सारी ऊर्जाओं की। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को एकदम टक्क से मजे से क्लियर है। चलते हैं अगली बात पर। और अगला जो टॉपिक है, ये है आपका शक्ति, यानी कि पावर। ठीक है, ये है पावर। देखिए, पावर क्या होता है पहले समझो। एक एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूँ, उसके बारे में मुझे बताना। कि मान लीजिए मेरे पास 100 ईंटों के ढेर हैं। सॉरी, 100 नहीं, 100 ईंटों के दो ढेर, दो ढेर हैं। और हर एक में कितनी कितनी ईंटें हैं? 100। जैसे ये मान लो बहुत सारी ईंटें हैं, ठीक है, ये 100 हैं टोटल मिला के। कितनी ब्रिक्स हैं? 100। एक ढेर और है मेरे पास ऐसा ही, ये एक ढेर मेरे पास ये हो गया। अब मैंने दो भैया बुलाए, मजदूर बुलाए, और मैंने उनको बोला कि भैया कि भैया आप ना हमारे इन 100 ईंटों के ढेरों को, मतलब 100 ईंटों को यहां से उठाइए नीचे से, और छत पे फेंक दीजिए। तो एक भैया ने, ये जो भैया हैं आपके, ये भैया थोड़े हट्टे कट्टे हैं, ये भैया थोड़े से उम्र दराज हैं। तो इन्होंने 1 घंटे में इनको ऊपर फेंक दिया, और इन्होंने ले लिए 2 घंटे। तो मुझे ये बताइए कि 1 घंटे वाले भैया ने या 2 घंटे वाले भैया ने, किसने काम ज्यादा किया? बताइए। बताइए किसने काम ज्यादा किया, 1 घंटे वाले भैया ने या 2 घंटे वाले भैया ने? तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है कि एक वाले भैया ने, 1 घंटे वाले भैया ने ज्यादा काम किया। ठीक है,
तुम कहोगे तय तुम 500 रुपये में करके लाए थे, तुम कहोगे इन 2 घंटे वाले भैया से कि भैया तुमने समय ज़्यादा ले लियो, तो यार तुम्हें तो हम 250 रुपया देंगे। तुम्हारे सिर में ना बची कुची ईंटों को फेंक के मार देगा। भाई साहब ये कहेगा कि समय से बात थोड़ी हुई थी, बात हुई थी नीचे से उठा के ईंटों को ऊपर फेंकना है। भैया कोई 1 घंटा ले या 2 घंटा ले, याद रखो कि कार्य बराबर है, कार्य का समय से कोई लेना देना नहीं था। मुझे एक बात बताओ, अभी तक कार्य के किसी सूत्र में या ऊर्जा के किसी सूत्र में समय का जिक्र किया मैंने? कहीं भी नहीं किया। कार्य इन दोनों ने ही बराबर किया है। लेकिन भैया तुम कहो कि भैया यार कुछ तो है जो 1 घंटा वाले में ज्यादा है, हमें भी तो ऐसे ही लगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, 1 घंटे वाले भैया ताकतवर हैं, मैं ये बस कह सकता हूँ। काम दोनों ने ही बराबर किया है। 1 घंटे वाले भैया ताकतवर हैं, उनकी ताकत ज्यादा है। तो जब तुम किसी कार्य को समय से जोड़ने लगो, जब तुम किसी वर्क को टाइम से जोड़ने लगो, तो ये मान लो तुम शक्ति चेक कर रहे हो। सुनो, तो शक्ति का जो फॉर्मूला है, शक्ति का जो फॉर्मूला है, अगर आप शक्ति का सूत्र देखेंगे, शक्ति यानी कि पावर का फॉर्मूला, तो ये क्या बनेगा? शक्ति का फॉर्मूला बनेगा कितना कार्य किया और कितने समय में किया। ठीक है, कितना वर्क किया और कितने टाइम में किया। अब जैसे मान के चलिए कि दोनों ने ही, इन्होंने भी 100 ईंटों को फेंकने में 100 जूल काम किया, इन्होंने भी ईंटों को फेंकने में 100 जूल का काम किया। इन्होंने 1 घंटा लिया, इन्होंने 2 घंटा लिया। जस्ट मैं समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ, हालांकि ऐसे नहीं करते हैं हम, घंटे में नहीं करते हम, किस में करते हैं, या चलो इसे सेकंड में बना लो। सेकंड में बनाओगे बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसे ही देख लो कि कार्य बराबर, हम देख रहे हैं कि पावर बराबर कार्य बटे समय। तो 100 कार्य एक समय में किया, यहाँ पे 100 कार्य 2 समय में किया। तो इनकी ताकत 50 है, इनकी ताकत 100 है ना। तो जो जितना ज्यादा समय लेगा उसकी ताकत उतनी कम होगी। इसी को तो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी को तो कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। समझे आप? तो अब इसकी परिभाषा कैसे बने? अगर आपने चीजों को समझा है तो आप ये कहोगे कि भैया कार्य में समय का भाग है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि कार्य करने की दर को समय कहते हैं, कार्य करने की दर को समय कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, चलिए मात्रक क्या होगा? अगर आप इसकी यूनिट देखें, अगर आप इसका मात्रक देखें तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो जूल पर सेकंड याद रखना, और इसी को आप फेमसली कहते हो वॉट। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आता है, आप बस इतना याद रख लेते हो कि शक्ति का मात्रक वॉट है। प्रश्न आएगा कि वॉट को क्या कहते हैं? जूल पर सेकंड, जूल के आगे सेकंड लिख देगा, सेकंड के नीचे जूल लिख देगा, सेकंड स्क्वायर के नीचे जूल लिख देगा। ऐसे करके भी ऑप्शन आते हैं। बहुत बढ़िया आकाश, मेरा विषय कॉमर्स था पर आपसे फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है। बहुत सारा प्यार भाई। क्लियर है? क्या समझाते हैं? लव यू सर। छोटे लाल, बहुत सारा प्यार आपको। सर समय नहीं शक्ति लिखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते। कोई बात नहीं यार, तुम भी बिल्कुल बच्चों की तरह करते हो। कार्य करने की दर को शक्ति कहते। इतना तो यार मैं अपने प्यारे से जवानों से उम्मीद करूंगा समझ जाते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया शक्ति। अब शक्ति, अब देखो प्रश्न भी ऐसे ही आता है, एग्जैक्टली प्रश्न ऐसे ही आता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए एक आदमी 100 सीढ़ियां 1 घंटे में चढ़ता है, दूसरा आदमी 100 सीढ़ियां 2 घंटे में चढ़ता है, तो कौन काम ज्यादा कर रहा है? तो काम तो दोनों ने बराबर किया। ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, आपका सीटेट में भी पूछा गया है। तो हमें इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे पूछा जाएगा कि शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति कहाँ से चला आ रहा है? पुराने समय में, राजा महाराजाओं के समय में जो घोड़े की ताकत हुआ करती थी, उसी से हम ताकत को मापा करते थे। आज भी जो इंजन वगैरह होते हैं ना, मशीनरी वगैरह जो होती हैं, ट्रैक्टर हो गया, आपका खेतों में जो पानी चलाने वाला किर्लोस्कर इंजन होता है, वो सब उसकी ताकत को हॉर्स पावर में ही मापा जाता है कि कितने हॉर्स पावर का इसका इंजन है ना। तो हॉर्स पावर शक्ति का एक मात्रक है, और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं।
अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो 786 से कंफ्यूज हो सकते हैं, 786 नहीं होते, 786 तो इस्लामिक धर्म का पवित्र नंबर है। आप इसको थोड़ा ज़्यादा सुनते हो इस वजह से कह देते हो, ठीक है। तो एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। आशा करता हूँ कि बेहतरीन ज़बरदस्त मस्त तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है। अब नया चैप्टर थोड़ा कल ही शुरू करेंगे। मेरा भी गला बिल्कुल ठीक नहीं है सच में। आप देखिए मेरी सुबह की शेड्यूल, मैंने कोई क्लास नहीं ली है, बस आपकी क्लास के लिए मैंने खुद को अभी तक दवाई गोली ले ला के गार्गल्स वगैरह करके तैयार किया है। बट खांसी वगैरह आई रही है तो कल ही शुरू करेंगे अब इस नए चैप्टर को। आशा करता हूँ बढ़िया समझ में आया होगा। अब बस ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को बेहतर रिवाइज करें लंबे समय तक, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अगर आप देखिए वर्दी पाना चाहते हैं, वास्तव में आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, कड़वी सच्चाई की मैं आपको बात बताऊंगा कि तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन तैयारी को एक सही दिशा में और तैयारी के हर एक पार्ट को लेकर कुछ लोग चलते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी मुझे मेरी बात को रिलेट कर जाएंगे कि मॉक टेस्ट आप सब नहीं लगाते होगे। और ये मान लो कि जो मॉक टेस्ट से सिलेबस खत्म होने के बाद तक, लास्ट ईयर तो सिलेबस का सब लगभग सब सब्जेक्ट का खत्म हो लिया है, अगर आप सिलेबस खत्म होने के लास्ट में भी मॉक टेस्ट से डर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी संपूर्ण नहीं है। आपके या फिर नंबर कमाते हैं। देखो नंबर कमा रहे उसका इलाज हो जाएगा, और नंबर कम आते ही हैं सभी के, कोई ऐसा नहीं होता मॉक टेस्ट दिया 100 में 100 आ गए। हमेशा अच्छे नंबर, किसी से पूछो जिसके अच्छे नंबर आ रहे हो उससे पूछो कि भैया तुमने कब से मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो बहुत 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 लंबे समय से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है जी। तो अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, सारे पार्ट्स को साथ में लेकर चलिए, सारे विषयों को साथ में लेकर चलिए। ऐसा नहीं है जो विषय तुम्हें अच्छे से समझ में आता है उसी विषय के बारे में आप ज़्यादा पढ़ते हैं। हर विषय को बराबर लेकर चलिए। चलिए मिलेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद।